नमस्कार। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और मातृभाषा दिवस कहें तो मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, हर हिंदी दिवस पर एक विचार मन में आता है, बड़ा चिंतन होता है, उसको व्यवस्थित नहीं कर पाया, बड़ी बेचैनी होती है। मैं विजय कुमार सोनी केंद्रीय विद्यालय का अंग्रेजी का शिक्षक हूँ और अंग्रेजी भाषा के ऊपर उतनी ही पकड़ रखता हूँ जितनी अपनी मातृभाषा हिंदी के ऊपर रखता हूँ। और सौभाग्य रहा कि संस्कृत में भी अपना दखल रखता हूँ और संस्कृत मुझे अति प्रिय रही है। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा मुझे लगी है, बड़ी गजब की भाषा लगती है मुझे। कक्षा 10वीं तक मैंने संस्कृत पढ़ी डिस्टिंक्शन के साथ, और संस्कृत ने जितना मुझे आकर्षित किया उतना कोई भी भाषा अभी तक मुझे आकर्षित नहीं कर पाई, और ना ही शायद ही कोई ऐसी भाषा इस संसार में होगी जो संस्कृत के समतुल्य व वैज्ञानिकता रखती हो। अब उस बात पे करते हैं कि चिंतन इस बात का है कि हिंदी की हम बधाइयाँ देते हैं, हिंदी दिवस की बधाइयाँ देते हैं, और राजभाषा इसको हम मानते हैं, राष्ट्रभाषा के स्थान पर हम ले नहीं जा पाए। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी यह एक पीड़ा है, घाव है, सभी अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। और जब हिंदी की हम वकालत करते हैं तो साथ साथ जाने अनजाने हम दूसरी भाषा, जो कि भारत की ही भाषा है, उस दूसरी भाषा का कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम अपमान भी कर देते हैं। अब एक ही देश में यदि ऐसी स्थिति है तो आप इसको आसान मत मानिए, ये बड़ा दुष्कर कार्य है, बड़ा लगभग असंभव के समकक्ष खड़ा कार्य है कि हम इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे पाए। कारण यह है कि जिन व्यक्तियों की भाषा हिंदी है वे तो हिंदी की वकालत करेंगे और उन्हें हिंदी में प्रवीणता है, और मेरी ही तरह उनके रक्त में हिंदी प्रवाहित होती है। और जिनके रक्त में हिंदी प्रवाहित होती है, जो पहला शब्द अपने कानों में वही नाद का सुनते हैं, जिनके समाज में वही है, परिवार में वही है, हर जगह वही है, वे बिना अक्षर ज्ञान के भी हिंदी में एक अच्छा जीवन जीने की क्षमता रखते हैं। और यही कारण है कि जीवन जीने की क्षमता, भाषाई संप्रेषण एक दूसरे के भावों का माध्यम है जिससे जीवन जीने की क्षमता प्राप्त होती है। और जीवन जीने की क्षमता बिना पढ़ लिख के भी उस भाषा में प्राप्त होती है जो मातृभाषा है। तो इसलिए वे इसकी भरपूर वकालत करेंगे। मेरी तरह मैं भी हिंदी भाषी हूँ, लेकिन अखंड भारत के एकीकरण और समग्रता की कल्पना करें तो जो भाषाई विभिन्नता है उसमें एक बड़ा अवरोध है। और दक्षिण के लोग क्यों मानेंगे आपकी बात? वे इसके राष्ट्रभाषा का समर्थन क्यों करेंगे? आखिर उनकी अपनी मातृभाषा है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। पूर्वोत्तर के लोग क्यों करेंगे? बांग्ला है, असमिया है, और भी देश के विभिन्न भागों में पंजाब के लोग क्यों कर लेंगे? हालांकि हिंदी बोलने वालों की संख्या हमारे देश में ज़्यादा है, और हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषा बोलने वाले हिंदी भाषी राज्यों की संख्या भी ज़्यादा है। एक तरह से कहें तो प्रभुत्व में है, डोमिनेंट कंडीशन में है। और अगर प्रभुत्व में है, डोमिनेंट कंडीशन में है, तो संभव है वो दुष्कर सा, असंभव सा लगने वाला कार्य संभव भी हो। लेकिन किसी को पीड़ा रहेगी साहब, पीड़ा रहेगी जब तक कि सभी इससे परिचित नहीं हो जाते। तो चल रहा है देश में, मैं गर्व से कहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय हर केंद्रीय विद्यालय एक छोटा सा भारत है जहाँ सभी भाषा भाषी के लोग मिलते हैं, एक संगम होता है। तो दक्षिण के केंद्रीय विद्यालय भी हैं, उत्तर के भी हैं, पूर्व पश्चिम सब दूर हैं, और केंद्रीय विद्यालय दक्षिण के तो हिंदी पढ़ाई जा रही है, और आने वाली पीढ़ियां हिंदी पढ़ते हुए बढ़ रही हैं। अब यह गर्व की बात है कि एक हिंदी भाषी यदि अंग्रेजी बोल लेता है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, क्योंकि संसार की भाषा है, उसकी आवश्यकता भी जरूरी है, तो उसने अपनी कुशलता में एक वृद्धि की। और कोई भाषा भारत की वो बोल लेता है तो भी उसने उस कुशलता में वृद्धि की।
लेकिन आप कल्पना कीजिए कि एक दक्षिण भारतीय या पूर्वोत्तर का निवासी, वहाँ का रहवासी अपनी मातृभाषा तो बोलता है, सीखता है, समझता है, वह वहाँ के लिए आवश्यक है। वह साथ ही साथ अंग्रेजी भी सीखता है जो संसार के लिए आवश्यक है, और वह सीखता है हिंदी भारत के एकीकरण में, अपने ज्ञान के कर्म की आहुति से उस पथ पर चलकर। तो वह मेरे लिए ज़्यादा प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि आपने अपने समाज की आवश्यकता से उस भाषा को नहीं सीखा है, राष्ट्र की आवश्यकता से उस भाषा को सीखा है, इसलिए आप ज़्यादा मेरे लिए प्रणाम करने योग्य है, नमन करता हूँ। अब बात आती है कि जब हिंदी में जीवन जीने के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं सुविधाओं के रूप में, कि यदि हिंदी का ज्ञान होगा तो यह परीक्षा पास होगी, तो यह एक बाध्यता भी बन जाती है कि यह सीखना जरूरी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भाषा संगम का एक महत्वपूर्ण नवाचार और एक इनिशिएशन लिया है, जिसमें वह ऐप आप डाल के देखें तो विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में संभव है कि एक भाषा दूसरी भाषा में तुरंत आप स्थानांतरित कर लेते हैं। लेकिन यह मशीन की क्षमता है, सभी व्यक्तियों में यह क्षमता विकसित नहीं है। तो उस बिंदु पर आते हैं जहां से समग्र एकीकरण ध्वस्त होता है। ऋषि परंपरा की बात करें तो भारत के दक्षिण भारत के महर्षि अगस्त्य, जिनको माना जाता है कि संस्कृत की भाषा की उत्पत्ति जो उन्होंने शिव कृपा से प्राप्त की, महादेव से प्राप्त की, वो उन्होंने जनमानस की संज्ञान में लाए, जनता को उन्होंने दी। हम ऋणी हैं, और हम ऋणी हैं महर्षि पाणिनि के। अब महर्षि अगस्त्य दक्षिण के हैं और महर्षि पाणिनि उत्तर के हैं। तत्कालीन गांधार आज की स्थिति में पाकिस्तान, पेशावर के आसपास की स्थिति है, और उन्होंने उस जो संस्कृत का व्याकरण था नियमबद्ध, उनके पहले भी कईयों ने किया, लेकिन सर्वाधिक प्रामाणिकता जिन महर्षि के द्वारा किए गए उस व्याकरण को मिली है, वे महर्षि थे महर्षि पाणिनि। उनको प्रामाणिकता मिली, बहुत बढ़िया लिपिबद्ध, नियमबद्ध किया है। और कहा जाता है कि शंकर के डमरू से ही पाणिनि ने वो 40 सूत्र सीखे थे, शस्त्र, हल, कपय, धणदश, जिनसे उन्होंने उस संस्कृत के व्याकरण को नियमबद्ध किया। गजब। अब एक उत्तर के हैं, एक दक्षिण के हैं, दोनों संस्कृत निष्ठ हैं, संस्कृत के विकास और उसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने पर लगे हैं। महर्षि पाणिनि के समकक्ष थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने मोहर लगा दी थी पाणिनि के कार्य पर। बड़ी बात है। अब होता यह है कि इस आर्यावर्त में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वह वैज्ञानिक भाषा चल रही है, बोलियां अलग है, लेकिन वह वैज्ञानिक भाषा हर जगह जो चल रही है उत्तर में और दक्षिण में, उसकी लिपि अलग है। दक्षिण के लोग आज भी संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन अपनी लिपि में पढ़ते हैं। हम संस्कृत पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं। दक्षिण का एक संस्कृत जानने वाला व्यक्ति उत्तर भारत के एक संस्कृत जानने वाले व्यक्ति के सम्मुख यदि आ जाए तो दोनों संस्कृत में बेहतरीन संवाद करेंगे। एक गजब की ऊंचाई का उनका वार्तालाप होगा, क्योंकि दोनों संस्कृत में बात कर सकते हैं। लिखने की बात आएगी तो एक संस्कृत देवनागरी में लिखेगा, एक दक्षिण भारत की अपनी लिपि में संस्कृत लिखेगा, और लिखित वस्तु को एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लिपि अलग है, लेकिन उनके पास उच्चारण है। अब अगर वो रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं और रोमन लिपि में संस्कृत लिखते हैं, वो रोमन जरूरी नहीं कि अंग्रेजी हो, जो भी हो सकती है, और उसमें दोनों संस्कृत लिखते हैं तो दोनों उसमें समान संस्कृत लिखेंगे। अब उनका बोलना भी समान हुआ, उनका लिखना भी समान हुआ। एकीकरण की उस जड़ तक हम पहुंच नहीं पाए। हमने एक समझौता किया,
देवनागरी लिपि की हमने वकालत की। लिपि में देवनागरी की वकालत की तो हिंदी को प्रबलता मिली। थोड़ा ऊपर सोच सकते यदि और वकालत करते हम देवनाद की, यानी उस उच्चारण की जो संस्कृत का है, और उसकी वकालत कर पाते यदि हम, तो देवनाद के उच्चारण में सभी रंग जय होते। भौगोलिक उच्चारण स्वीकार्य है, क्योंकि भौगोलिक उच्चारण की जो भिन्नता है, वही संस्कृत जो दक्षिण भारत वाला बोलेगा, वही संस्कृत जो कोई बंगाली बोलेगा, और वही संस्कृत जो हिंदी भाषी राज्य वाला बोलेगा, उनमें संस्कृत तो वही रहेगी बोलने में, लेकिन भौगोलिक उच्चारण की भिन्नता आ जाएगी। क्योंकि भौगोलिक रूप से जहाँ आप हमारे मुख के, हमारी जीभ और हमारे मुख के अंदर के भाग जहाँ टच करते हैं, वह भौगोलिक भिन्नता आ जाती है, लेकिन समझ में आती है। जैसे अंग्रेजी सभी अपने अपने भौगोलिक उच्चारण की भिन्नता के साथ बोलते हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग द रिसीट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस स्वीकार्यता के साथ भी एक सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास होती, और वह होती कि हमारी भाषा एक होती। लिपि के व्यवधान को हम रोमन वाले माध्यम से सुलझा सकते थे, लेकिन अब हमने देवनागरी लिपि की वकालत करी, देवनाद की वकालत नहीं की है। तो हमारे पास ऐप है, विज्ञान के आविष्कार के साथ, तकनीकी उन्नति के साथ हम भाषा स्थानांतरित करने की मशीन रखते हैं, लेकिन जब तक उस भाषा की लिपि का ज्ञान न हो, स्थानांतरण होने के बाद भी स्थानांतरित भाषा को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी लिपि का ज्ञान नहीं है। तो जरा सोचिए, अलग अलग लिपियों का ज्ञान होना ज्यादा सरल कार्य था, अथवा एक नाद एक उच्चारण को रखते तो सारी लिपियों को एक में करना सरल कार्य था, जिसे मैं रोमन की तरह समझा रहा हूं। हम जड़ से चूके हैं। दोस्तों, संस्कृत जननी है, आर्यावर्त की महान विरासत है, सभी भाषाओं की जननी है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि अंग्रेजी और संस्कृत के साथ बांग्ला भाषा से परिचित हो सका। बंगाली भाषा इतनी संस्कृत निष्ठ है कि उसके शब्द यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे स्वाधीनता, और बोलने में इतनी संस्कृत निष्ठ है कि विभक्ति जो संस्कृत की है उसके रूप उस भाषा में घोरे यानी घर में, और वह रूप चलते हैं हमारे सप्तमी विभक्ति के संस्कृत के, रामे रामियो रामेशु, कार अमादेर अमार, बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ है बांग्ला। ध्यान से देखें तो काफी परिमार्जित और परिष्कृत शब्द जो हिंदी के शब्दावली के हैं वो वहां पर हमें मिलते हैं। और ये स्थिति, इसके ऊपर की स्थिति तमिल की है, क्योंकि तमिल संस्कृत के भी पहले है, और अगस्त्य ऋषि ने तमिल में ही संस्कृत दी थी। आज भी रामायण उत्तर भारत में भी पढ़ी जाती है, दक्षिण भारत में भी पढ़ी जाती है। संस्कृत निष्ठ रामायण दोनों अपनी अपनी लिपि में पढ़ते हैं। वार्तालाप कर सकते हैं ना, जब वार्तालाप कर सकते हैं, बात समझ सकते हैं, तो लिपि कितनी बड़ी समस्या है? लिपि तो समस्या ही नहीं है। भाषा के विकास क्रम में भी अगर आप देखें तो लिखना सबसे आखिरी में, सबसे पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। यह भाषाई विकास क्रम है, और भाषाई विकास क्रम को भी यदि हम अपनाते तो हम लिखित की लिपि पर बल न देकर इसके एक स्तर, पठन के भी ऊपर के स्तर, बोलने पर ध्यान देते और बोलने के उच्चारण पर ध्यान देते कि मैं संस्कृत ही अपनाता हूं, आप भी संस्कृत अपनाइए, आप अपनी लिपि में अपनाइए, मैं अपनी लिपि में अपनाता हूं। एक दिन हम लिपि की बाधा को दूर कर लेंगे। अभी लिपिगत बाधा दूर नहीं हो सकती। आप स्थानांतरित कर सकते हैं भाषा, पर लिपि में नहीं समझोगे तो समझ नहीं पाओगे। और यही कारण है कि हमने हमारी वैज्ञानिक विरासत, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति संस्कृत से समझौता किया है। और यह समझौता
बड़ा भारी है। संस्कृत वो भाषा है जिसमें एक सामान्य एक वाक्य, अगर इस पर चर्चा करें तो, कि मैं विद्यालय जाता हूँ, लट लकार वर्तमान काल का वाक्य है और संस्कृत में कहा जाएगा अहम विद्यालयम गच्छामि। अब इसको आप गच्छाम्यहम विद्यालयम, विद्यालयम गच्छामि अहम, विद्यालयम अहम गच्छामि, तोड़ मरोड़ के बोल दो। वो व्याकरण दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने कि इसके वाक्य विन्यास के बदलने पर, सिंटेक्स के बदलने पर अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। यह व्याकरण की विरासत क्या और किसी भाषा के पास है? स्वयं हिंदी में नहीं है। यही कारण है कि शास्त्रों में जब लिखा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वाक्य विन्यास बदल भी सकता है। धर्मस्य ग्लानिर यदा यदा भवति भारते, अंतर नहीं आता दोस्तों, बाकी सभी भाषाओं में अंतर आ जाता है। काश कि हम उस वैज्ञानिकता की विरासत के बिंदु के छूटे हुए बिंदु को पुनः पकड़ सकें। यह मेरा अपना आज का चिंतन है। बहुत बेचैनी है, बिना बोले रह नहीं पा रहा था। यह हर वर्ष मेरे दिमाग में आता है और बहुत कुछ तो बिना बोले मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आप में से किसी भी व्यक्ति के मन को आहत करना नहीं है और वास्तव में मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मेरे इन विचारों से आहत हो, लेकिन इन विचारों से, इनकी समग्रता से आप यदि थोड़ा सा इनकी समग्रता की गहराई में झांक सके तो उस पीड़ा को समझिएगा जो पीड़ा किसी गैर हिंदी भाषी को है, और उस पीड़ा को दूर करने का मार्ग भी है। हम एक जगह पहुंच सकते थे जहां किसी को वह पीड़ा नहीं होती। जरूरी नहीं था समझौता क्या करना था, अपनाना किसको था। कुछ लाइनें मैंने लिखी है, वो अंत में आपसे वास्तव में शेयर करना चाहता हूं। देवनागरी के ऊपर देवनाद यदि रख पाते, वही उच्चारण रख पाते। देवनागरी के ऊपर देवनाद यदि रख पाते, यकीमानों की एकीकरण के बंधन टूट गए होते, भाषाई बंधन टूट गए होते। चाहे जिस लिपि में रखते यदि रखते सम उच्चारण, चाहे जिस लिपि में रखते यदि रखते सम उच्चारण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण संस्कृत बोल रहे होते। हम आपस में उस भाषा में जब भाव समझ लिए होते, दिल से दिल के अंतस के उद्गार सुलझ लिए होते। कोई भिन्नता ही नहीं होती हमारे उद्गार और भाषाई संप्रेषण, भावों के संप्रेषण के माध्यम में कोई दिक्कत नहीं होती ना। शिव से सुना, वह जो शिव से सुना और हमें मिला, उसको बोलने में अपना लिए होते तो पठन और लेखन के सारे जितने अवरोध हैं वो दूर हो गए होते। हम आपस में उस भाषा में जब भाव समझ लिए होते, दिल से दिल के अंतस के उद्गार सुलझ लिए होते, तो लिपि की बाधा फिर कब तक सम्मुख होती। रोमन लिपि वाली विद्या में हम सब समग्र तब होते, तो लिपि की बाधा कब तक सम्मुख होती। रोमन वाली विद्या में हम सब समग्र तब होते। नमस्कार, शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम।